नमस्कार। एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, सूत्र क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। इसके पहले मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं, वो आप समझ लीजिए। हमको इस डेरिवेशन को करने के लिए डेरिवेशन क्या फाइंड आउट करना है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2। ये आप नोट कर लें और मैं जैसे जैसे समझाते जाऊंगा आप देख करके वीडियो और लिख के प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि ये डेरिवेशन कैसे हमको याद रखना है। ये हमेशा याद रहे, कभी नहीं भूलेगा। पहले तो आप ये चीज याद रखें कि ये प्रूव करना है आपको। दूसरी बात, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे जिससे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। प्रिज्म जो है इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट दिखाई दे। बाद में मिटाना पड़ेगा तो अपन इसको मिटा देंगे। इस तरह चित्र बना रहेगा क्योंकि चित्र से मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, किसी भी डेरिवेशन में आपको चित्र बहुत जरूरी है बनना। अगर उसका फिगर ढंग से बन रहा है आपसे तो मिनिमम 1 मार्क्स तो पक्के, 1 मार्क्स आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने चित्र सही बनाया। और अगर आपने चित्र बना लिया तो ये निश्चित है कि आप डेरिवेशन भी कर लेंगे, क्योंकि आपको चित्र पर कॉन्सेंट्रेट करके पूरा डेरिवेशन समझना है। अब मैं आपको ये 3 चीजें बताऊंगा कि इस चित्र बनाने के बाद ये डेरिवेशन कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। वो तीनों बातें आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने प्रिज्म बनाया एबीसी, प्रिज्म का आधार है एबीसी। ठीक है, इसके बाद हम, और देखिए चित्र कितने जल्दी बनाना सीखना है वो भी एक तरीका है। ए बी वाला जो भुजा है इससे हम इसको बीचों बीच इसका लंब खींच देंगे, अभिलंब, और ए सी के बीचों बीच इसका अभिलंब खींच देंगे। ये खींच दिया। सबसे पहले यही करना है। ठीक है, इसके बाद हम आपतित किरण बनाएंगे, ओपी इसको नाम दे देंगे। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ में, अभिलंब कौन सा है, एमडी, ये एमडी। ठीक है, आपतित किरण आई, आपतित किरण ओपी, इसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल बोलते हैं इसको। ये आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब विरल माध्यम यानी वायु, ये विरल माध्यम है वायु, इधर वायु से कांच में जाती है किरण, तो वास्तव में प्रकाश किरण सीधे गुजरती है, लेकिन वायु से कांच में जाने के कारण विरल माध्यम से सघन में जाने पर प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये सीधे ना निकलेगी। जाना कहां था इसको, सीधा। मैं बना देता हूं कैसे सीधे जाएगी, ये देखिए, ये। ठीक है, ऐसे जाएगी ना, लेकिन वास्तव में इस तरफ नहीं जाती। इसको हमने आगे बढ़ा करके बना दिया है। ये क्या हो जाता है, ऐसे नहीं जाती किरण, ये इसको आगे बढ़ाने पर ऐसे हमने कल्पना कर लिया कि सीधे जाएगी। ये आपतित किरण यहां तक है, लेकिन ये कांच में आने पर अभिलंब की ओर झुकती है। ये अभिलंब है एमडी। तो आपने पढ़ा ना कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती थी, अभिलंब की ओर झुक गई। ये रो बना, एरो बना देंगे इधर। ये है कौन सी किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण, जिसको हम नाम देंगे PQ। ठीक है, और यहां पे जो एंगल है इनको नाम दे देंगे R1 R2। इसको हम नाम दे देंगे U। और देखिए एक बात और जरूरी है, यहां पर एक विचलन कोण बनेगा इधर पर। विचलन कोण किसके किसके बीच बनता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। निर्गत किरण क्या होगी, जब ये किरण विरल माध्यम से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये PQ किरण हो गई अपवर्तित किरण। यही किरण है जो ये झुक गई।
फिर यही जो किरण है पी क्यू, जब वो सघन से विरल में निकलती तो अविलंब से दूर हटती है। दो चीजें अच्छे से याद रखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, विरल यानी वायु से कांच में, तो अविलंब की ओर झुकी। ये देखो ये अविलंब है एमडी, ये झुक गई अविलंब की ओर। और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, ठीक है, तो अविलंब से दूर हटते हुए निकल जाएगी, ये निकल गई। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। इसको नाम दे देंगे हम एस, यहां पे इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। ये हो गया डेल। एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है? विचलन कोण है, डेल, डेल्टा। यहां पे नाम दे दिया हमने टी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न में। आप अगर ध्यान से समझे चित्रों को, चित्र में एक एक चीज को आप समझिए, कभी भूलेगा नहीं आपको ये। देखिए एबीसी प्रिज्म का चित्र बना है, हमने पहले विलंब खींचा एम जो डी पर मिल रहा है, दूसरा ये वाली भुजा के बीचों बीच लंब खींच दो स्केल रखकर, तो ये यहाँ आएगा, इसके बीचों बीच लंब खींच दो यहाँ आएगा, दोनों मिल जाएंगे, जहां मिलेंगे वो बिंदु डी है, ठीक है। अब अविलंब बनाने के बाद हमने क्या बनाया? आपतित किरण। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण होता है, ठीक है। और ये जो निर्गत किरण है, ये भी ध्यान रखें, निर्गत किरण जो होगी ये सेम एंगल बनाएगी जितना एंगल बना रही है आपतित किरण, तो इसको हम क्या दे सकते हैं नाम? ई। लेकिन ये चूंकि ई जो है वो आई के बराबर होता है, तो ई बराबर आई लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये भी आई है, कुल मिलाकर ये भी आई है। अब आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पर कोई एंगल बन रहा हो तो ये सामने वाला एंगल भी सेम रहता है, मतलब ये कि इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, शीर्ष कोण। ये देखो ये आई है तो ये भी आई होगा, कौन सा वाला? ये आई होगा, ये वाला, ये पूरा आई होगा। और जब ये वाला आई है तो इधर भी आई होगा, ये आई होगा, समझ में आ रहा है? ये यू पी डी ये भी आई होगा पूरा, और ये यहाँ पर टी क्यू डी ये भी आई होगा। यानी कि कौन कौन से एंगल आई हो गए ये हम लिख लेते हैं। चित्र बनाकर आपको लिखना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको डेरिवेशन में। तो देखो अपन लिख लेते हैं, कंप्लीट हो गए। अपन लिखते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या क्या है? ओपी आपतित किरण, इधर पे आपतित किरण, पी क्यू अपवर्तित किरण। क्या है, जब आपको चित्र समझ में आता है ना कि कहाँ क्या चीजें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है डेरिवेशन। अपवर्तित किरण हो गई पी क्यू, और ये जो क्यू एस है ये निर्गत किरण, यही किरण है जो पहले सघन माध्यम में जाकर ऐसे झुक गई, फिर बाहर निकल के फिर ऐसे चली गई, तो वही है, ये हो जाएगा क्यू। एक मिनट, पी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको आर एस, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर अपवर्तित किरण हो जाएगी, पी क्यू, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, और आर एस निर्गत किरण, ठीक है। अब हम एंगल लिख लेते हैं, कौन कौन से एंगल? कोण पी क्यू एम बराबर आई, कोण टी क्यू डी बराबर आई, कोण एन आर एस बराबर आई, ठीक है, और कोण टी आर डी डी बराबर आई, ठीक है। ये चारों एंगल आई है। और माना कि ये हमने मान लिया कि कोण डी क्यू आर बराबर आर वन, डी क्यू आर ये आर वन माना हमने, तथा कोण डी आर क्यू ये आर टू मान लिया, ठीक है। देखिए कितना इजी ये डेरिवेशन आपको लगेगा, आपने अभी तक जो पढ़ा होगा उससे बहुत सरल है, ऐसा ही लिखना है जैसा मैं समझाते जा रहा हूँ। अब मैंने बोला था, देखो चित्र देख देख के मैंने बना दिया। अब मैंने आपको बताया था कि वो तीन चीजें मैं बताऊंगा जिससे ये डेरिवेशन आपको कभी नहीं भूलेगा। क्या याद रखना है? देखो हमने एंगल लिखा, इसके बाद आपको करना ये है,
ध्यान से सुनिएगा कौन सी तीन चीजें। पहले हमको लेना है त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? ये जो देखो ये त्रिभुज टी क्यू आर है, इसमें बाहर वाला कोण बहिष्कोण कौन सा है? यूटीएस। और इसकी थ्योरी क्या बोलती है? आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि ये जो बहिष्कोण है यूटीएस, कोई भी बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, बाहर वाला कोण जो उससे जुड़ा हुआ है, वो उस त्रिभुज के दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण यूटीएस जो है वो टी क्यू आर त्रिभुज के कौन से कोण, ये क्यू और आर कोणों के योग के बराबर होगा। यानी टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। ध्यान से देखिए, बहिष्कोण यूटीएस बराबर होगा कोण टी क्यू आर, यानी कोण क्यू और कोण आर के योग के बराबर होगा। पहली चीज, यानी आपको पहले क्या करना है? त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण लगाना है। दूसरी बात, फिर हमको त्रिभुज डी क्यू आर लेना है, डी क्यू आर लेना है। इसमें आपको क्या करना है? तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश वाला लगाना है। तीसरी थ्योरी है चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर लेना है। चारों कोणों का योग 360 अंश। ये ध्यान से सुने, तीन चीजें आपको याद रखना है। पहले हम त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण लगाएंगे। दूसरी बात, त्रिभुज डी क्यू आर में हम तीनों कोणों का योग लिखेंगे, 180 अंश होता है। और फिर तीसरी चीज, चतुर्भुज ए क्यू डी आर लेंगे, इसमें चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये थ्योरी लेना है और फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला, त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो बाहर वाला कोण है, कौन है बहिष्कोण? कोण यू टी एस बराबर कौन से दूर के कोण है? कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, इनके योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण। ठीक है, यानी कि डेल इज इक्वल टू, अब टी क्यू आर को क्या लिखेंगे इसको ध्यान से देखना। हमारे पास जो है R1 दिया गया है और ये दिया है टी क्यू डी, ये आई है, समझ में आया? ये वाला आई है ना, इसके बराबर, ये मैंने लिखा भी है। टी क्यू डी आई है और नीचे वाला R1 है और हमको निकालना है ये। तो मैं टी क्यू डी मतलब आई में से क्या घटा दूंगा? R1 को, तो क्या निकल आएगा? टी क्यू आर निकल आएगा। मैं टी क्यू आर को क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? कोण टी क्यू डी माइनस कोण R1 वाला कौन सा? डी क्यू आर, डी क्यू आर प्लस, अब टी आर क्यू को हम क्या लिखेंगे? टी आर क्यू को लिखेंगे कोण टी आर डी, ये लिखा है टी आर डी माइनस कोण डी आर क्यू, डी आर क्यू। आ गई समझ में बात? इस वाले एंगल से नीचे वाले को घटा दो R1 को, और इस वाले से R2 को घटा दो, तो ऊपर वाला एंगल निकल आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? टी क्यू डी कितना है? टी क्यू डी आई है, तो आई माइनस, और नीचे वाला कितना है? R1 है। फिर ये भी टी आर डी आई है और नीचे वाला कितना? R2। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो गया? 2i माइनस R1 प्लस R2, 2i माइनस R1 प्लस R2, और माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो R1 प्लस R2 हो गया। यहाँ पे एक तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1, इसको याद रखेंगे। अभी इस पर वैल्यू रखना पड़ेगा। फिर पहली चीज हो गई। दूसरी बात हमने क्या बोला था? टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय लग गया। दूसरी चीज हमने बोला था त्रिभुज डी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज डी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण डी प्लस कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू बराबर 180। कोण डी बराबर, ये कोण डी प्लस डी क्यू आर कितना है? डी क्यू आर है R1 और डी आर क्यू है R2।
R1 प्लस R2 हो गया 180। हम लिख देंगे कोण D इक्वल टू, कोण D बराबर, कोण D का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये जो है ना, इसको ये प्लस जो है पक्षांतर करने में माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट वाला अंदर प्लस ही रहेगा। समीकरण 2 लिख देते हैं, एक ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब तीसरी चीज मैंने क्या बोला था, चतुर्भुज AQDR लेना है। चतुर्भुज AQDR में क्या होता है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश। कौन कौन से कोण, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण AQD प्लस कोण ARD। अब आप यहाँ पे देखें, ध्यान से इधर देखें, ये एंगल ये वाला 90 अंश दिख रहा है, ये भी 90 अंश। कौन सा, AQD 90 अंश है ना, ये एंगल, और ये वाला भी ARD भी 90। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण A प्लस कोण D प्लस 90 और प्लस 90 बराबर 360, यहाँ पे लिखना है। अब कोण D का ये जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे रख दो। कोण A का मान क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से D का वैल्यू रख दो, क्या है 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये 90 90 180 ये भी हो गया 360। तो कुल मिलाकर के कोण A माइनस R1 प्लस R2, और ये चीज 180 और 180 360 बराबर 360। यहां पर आप देखो A माइनस R1 प्लस R2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 360 कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इस तरफ चला जाएगा। A इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2, ये आया। अब हम लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन यानी इसका जो विचलन है वो कम से कम होगा, कम से कम हो। अगर ये डेल एम हो, यानी कि डेल का मान मिनिमम कब आएगा, जब R1 और R2 के मान बराबर होंगे। तो R1 और R2 के वैल्यू दोनों बराबर होते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। R1 इज इक्वल टू R2 बराबर R मान लिया हमने, ठीक है। तो R1, ये इसको इक्वेशन दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में R1 R2 की जगह क्या रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो गया, R प्लस R यानी 2R। A का वैल्यू कितना हो गया 2R, ये भी एक वैल्यू है अपने पास। और अगर हम R का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, A/2। यहाँ पर लिख दो, R का वैल्यू कितना आ गया, A/2 आ गया। इसको लिख दो समीकरण 4। अब देखिए, ये समीकरण 1 में ये वैल्यू अब अपन रखते हैं, समीकरण 1 से। तो न्यूनतम विचलन को हम क्या बोलेंगे, डेल एम, एम फॉर मिनिमम, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2i माइनस R1 R2 दोनों क्या हो गया 2R, R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस R यानी डेल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i माइनस 2R। इसको हम लिखेंगे आगे, तो ये कितना आएगा इधर पे 2R की जगह वैल्यू देखो समीकरण 4 से, 2R का वैल्यू कितना है A, यहाँ 2R आया तो इधर पे क्या लिख जाएगा 2R की जगह, 2R की जगह समीकरण 4 से A आएगा। डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस A, माइनस A को पक्षांतर करेंगे तो डेल एम प्लस A और अपॉन 2i का वैल्यू आ गया ये। अब स्नेल के नियम से देखो I और R का वैल्यू हमको मिल गया, यही चीजें निकालना था और स्नेल के नियम में रख देंगे। देखिए
हमने बोला कि 3 चीजें याद रखना आप, एक 22 कोण, एक ये त्रिभुज और एक चतुर्भुज। ये इसलिए ताकि हमको यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वो जो निकालना है फॉर्मूला वो तभी निकलेगा जब आपको स्नेल का नियम याद हो। यानी हमको ये सब चीजें करनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि आर का और आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई और आर का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि स्नेल के नियम में रखना है, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, ये कितना है, आई का वैल्यू ये, और साइन ए अपॉन 2 ये किसका वैल्यू हो गया, आर का, इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म का ये अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। ठीक है, बहुत सरल है। अगर आप चित्र बना करके अच्छे से समझ कर ये चीजें लिखें, वो 3 चीजें याद रखें जो मैंने बताया, बहुत सरल है, और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, स्नेल का नियम याद रखना बहुत जरूरी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करें तो अपने आप हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।